वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग टू ऑल। एम आई ऑडिबल गाइस? क्या मेरी वॉइस आ रही है आप तक? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सत्येंद्र, भूषण, अरविंद, नैसुमुल, जितेंद्र, एस आर, दिग्विजय, राज पटेल, साधना कुमारी, सभी का नाम याद हो गया मैं अब। बस यही नाम सिलेक्शन में भी चाहिए। आएंगे या नहीं बता दीजिए। हीरालाल कुमार, गुड्डू भैया, अमित, अनीता, रविशंकर कुमार, शमा परवीन, है ना। ये सारे की सारी लिस्ट मुझे सिलेक्शन में भी चाहिए कि सर फाइनली आई गॉट सिलेक्टेड, है ना। याद रखिएगा, मैं भूलूंगा नहीं नाम, है ना। इसमें मेमोरी मेरी बहुत तेज है। अभिषेक कुमार विशेन, चलो सर मेरा भी नाम ले लो। अरे नाम लिया या नहीं लिया, है ना, बस ये सारे होने जरूर चाहिए। सबका नाम मुझे याद है। संतोष कुमार, राशिद उमर, निखिल राज, दीपक कुमार। चलो शुरू करें आज का सेशन। एक बार यस सर लिख दीजिए सो दैट वी कैन स्टार्ट। किसी का नाम ना लिया हो तो माफ कर दीजिएगा, है ना। पॉसिबल नहीं है, छूट गया होगा तो बड़ा भाई मान के माफ करिएगा आप लोग। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस आज के इस सेशन के साथ। चलो, बात हो रही थी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो क्या था? दैट इज पीएलसी, प्रोसेस लाइफ साइकिल था ये टॉपिक। और इसके बारे में कुछ बहुत सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस करी थी, लेकिन बहुत सारी नहीं भी की थी। यानी ट्रेलर तो डिस्कस हो चुका था, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। यस, जो बातें डिस्कस हुई थी वो ये थी कि पीएलसी की फुल फॉर्म होती है प्रोसेस लाइफ साइकिल। प्रोसेस और प्रोग्राम में डिफरेंस क्या होता है, इस पर भी बात हुई थी कि प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। वो प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट कर रहा है वही क्या है? प्रोसेस है। और यहां पर अगर फेजेस की बात करें तो वैसे फेजेस तो बहुत है, इसकी लाइफ साइकिल तो बहुत बड़ी है, लेकिन जो मानी जाती है वो कितनी है? 5। NRRWT, जहां पर न्यू, रेडी, फिर रेडी के बाद रनिंग, फिर रनिंग के बाद वेटिंग, और वेटिंग के बाद टर्मिनेशन। ये सारी स्टेजेस आपकी होती हैं। लेकिन क्या ये जरूरी है कि वेटिंग हो? नहीं, है ना। ये जरूरी नहीं कि वेटिंग हो ही हो, लेकिन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो यानी स्टेजेस ओवरऑल जो मानी गई वो कितनी थी हमारी? 5, जिसको हम लोगों ने आगे समझा था इस इमेज की मदद से, है ना, अगर आपको याद हो तो। एक सेकेंड। अब यहां पर हम लोगों ने यह डिस्कस किया था कि न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग और टर्मिनेशन। व्हेन अ प्रोसेस एग्जीक्यूट, जब भी कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा वो हमेशा कितने स्टेजेस से पास होगा? तो आंसर है 5 स्टेजेस से। न्यू मतलब वो क्रिएट होगा, रेडी का मतलब वो रैम में जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और न्यू में वो कहां पर था ये भी तो बताइए। न्यू में वो कहां पर था ये भी तो बताइए। सर न्यू जब भी हम बोलते हैं इसका मतलब हम किसी भी प्रोग्राम को या प्रोसेस को क्रिएट कर रहे हैं, और क्रिएट करते समय वो कहां होगा? हार्ड डिस्क में, या एसएसडी में, या हम लोग कह सकते हैं सेकेंडरी स्टोरेज में, है ना। ये डिस्कशन हुआ था। रेडी का मतलब रैम में, और रनिंग का मतलब सीपीयू में, क्योंकि जब भी कोई प्रोसेस रन कर रहा होगा यानी एग्जीक्यूट कर रहा होगा, और एग्जीक्यूट करने का काम किसका है? रनिंग का, यानी सीपीयू का। वेटिंग कहां करेगा? वेटिंग किसको बोलते हैं सर? वेटिंग यानी इंतजार करना, और इंतजार वो करेगा हमेशा रैम में, है ना। ये बात आपको पता है। तो यानी वेटिंग का मतलब क्या है? रैम फिर से। और टर्मिनेट होने का मतलब क्या है? टर्मिनेट होने का मतलब हमने आपको यह बताया था कि सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस। अगर वो प्रोसेस जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर गया, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट थी उतना सीपीयू में वो रुका, अपने आप को एग्जीक्यूट किया, और फाइनली क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया, यानी टाटा बाय बाय हो गया।
जिस काम के लिए उसको ओपन किया गया था वो काम हो गया, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेशन। क्या इतनी बातें समझ में आ गई थी? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि सर वेटिंग में कोई प्रोसेस कब कब जाएगा, है ना? एक ये क्वेश्चन उठता है, सर वेटिंग जो स्टेज है वो कब आ सकती है? तो हमने कहा वेटिंग दो तरीके से आ सकती है, क्योंकि वेट करेगा वो रैम में, तो इसका मतलब कोई भी प्रोसेस जब रैम में आएगा तो वो वेट कर रहा होगा, पहली बात। दूसरी, वो वेटिंग तब भी करेगा जब सीपीयू बिजी होगा, है ना? जब वो अगर सीपीयू हमारा बिजी होगा तो, क्योंकि सीपीयू एक टाइम पर क्या एक प्रोसेस को ही एग्जीक्यूट करता है? जी हां। और इसका हमने जो एग्जाम्पल दिया था वो क्या था? ऑपरेशन थिएटर। जैसे वहां पर मरीज अगर गया, है ना, तो एक समय पर एक ही मरीज को एडमिट किया जाएगा, ऊपर बत्ती जल जाएगी और जब तक लाल बत्ती जलती रहेगी इसका मतलब अंदर ऑपरेट किया जा रहा है। जैसे ही लाइट बंद, इसका मतलब सक्सेसफुली कंप्लीटेड। यस। लेकिन सर सीपीयू तो मल्टीटास्किंग होता है, लेकिन क्या सीपीयू मल्टीटास्किंग वाकई होता है? नहीं। सीपीयू जो है ना, वो यूनी टास्किंग होता है, यानी एक समय पर एक काम करता है। लेकिन अगर वो काम जल्दी जल्दी हो रहे हैं तो मल्टीटास्किंग हो जाएगा, और अगर वो काम वन बाई वन करके हो रहा है ना, बहुत धीरे धीरे हो रहा है, तो हम उसको यूनिटास्किंग बोल देते हैं या सिंगल टास्किंग बोल देते हैं, है ना? यूनिटास्किंग नहीं बोलते, उसके लिए जो टर्म है वो क्या है? सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग। आगे डिस्कस करते हैं दोस्तों। अब इसके बाद जो मेन पेज था जिसमें हमने कहा था कि सबसे ज्यादा फोकस करने की रिक्वायरमेंट है, वो क्या था? ये वाला पेज। इसको जरा अच्छे से समझो ताकि आपका पूरा रिवीजन भी हो जाए। न्यू क्या है? क्रिएट हुआ कोई भी प्रोग्राम, कोई भी प्रोसेस, तो वो न्यू में रहेगा। और न्यू में वो कहां रहेगा? हार्ड डिस्क में या एसएसडी में या सेकेंडरी स्टोरेज में, है ना? ये बात समझ में आ गई। रेडी स्टेज में वो कहां गया? रैम में, यानी प्राइमरी मेमोरी में। और ये रैम में लाने का काम कौन करेगा? तो आंसर है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, जो ये डिसाइड करेगा कि जो प्रोग्राम है वो हार्ड डिस्क से रैम में कैसे आए। भाई अगर कोई प्रोग्राम हार्ड डिस्क में है तो रैम में कब आता है? जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो वो रैम में आ जाता है ना? जब हम ओपन करते हैं तो क्या वो रैम में आता है? जी हां। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, है ना? इस पर अभी आगे बात करेंगे हम लोग। रनिंग का मतलब होता है सीपीयू, जब किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा होता है उसको हम बोलते हैं सीपीयू। रनिंग का मतलब कि वो प्रोसेस कहां आ चुका है? सीपीयू के पास। और सीपीयू में आकर वो क्या करेगा? भजन करेगा? जी नहीं। सीपीयू में आने के बाद वो एएलयू प्रोसेस कंप्लीट करेगा, यानी अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, इसी पर काम करेगा। बहुत बढ़िया। अगर ये प्रोसेस सक्सेसफुल हो गया तो क्या वो टर्मिनेट कर जाएगा? जी हां। यानी डीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, अपने रिसोर्सेज को क्या कर देगा? डीएलोकेट कर देगा। लेकिन ये डीएलोकेट करेगा क्यों? व्हाई इट इज सो? सर क्योंकि रैम का साइज लिमिटेड है, इसलिए वो रैम को छोड़कर चला जाएगा, है ना? जब आप किसी भी फाइल को सेव कर देते हैं तो क्या वो फाइल रैम से उठकर हार्ड डिस्क में पहुंच जाती है? क्या रैम से उठकर सेकेंडरी स्टोरेज में पहुंच जाती है? यस सर, है ना? ये हम लोगों ने स्टोरेज में पहले ही पढ़ा हुआ है। तो यही तो कह रहा है कि डीएलोकेट कर देगा, अपने रिसोर्सेस को सरेंडर कर देगा। ये टर्मिनेशन हो गया। वेट या ब्लॉक कब होगा? कोई भी चीज वेटिंग में कब आती है? आप घर से निकले और रास्ते में कोई काफिला आपको मिल गया, है ना? और वो काफिला किसका था? किसी मंत्री का। तो आपको कहा जाएगा रुक जाइए, है ना? आप तो साधारण हैं, पहले मंत्री का काफिला निकलेगा और फिर क्या होगा? फिर आपको निकाला जाएगा। तो इसका मतलब वेटिंग और ब्लॉक स्टेज कब आएगी? जब कोई ट्रेन निकल रही हो और आप वहां फाटक आपको बंद मिले, ऐसा होता है ना, तो आपको वेट करना पड़ता है। और कई बार दो दो ट्रेनें, तीन तीन ट्रेनें आ जाती हैं, मालगाड़ी भी आ जाती है, तो आप अपनी बाइक को, अपनी कार को पीछे की तरफ टर्न करने की कोशिश करते हैं। याद आया कुछ? होता है ऐसा। तो आप क्या हो गए? ब्लॉक हो गए, और आप पीछे की तरफ मुड़ना चाह रहे हैं, आप पीछे भी नहीं जा पा रहे, आप वहां फंस गए, यानी ब्लॉकेज हो गई। हाई प्रायोरिटी टास्क ये कब होगा? जब किसी भी टास्क की प्रायोरिटी दोस्तों कैसी होगी? हाई होगी। तो क्या होगा? वो
क्या वो वेटिंग में देगा? बिल्कुल वेटिंग करेगा। क्या ये स्टेज ब्लॉकिंग में चली जाएगी? यस सर। और यहां पर जो काम करेगा वो क्या क्या है? मल्टीटास्किंग। कह रहा है वेटिंग तभी हो सकती है जब मल्टीटास्किंग हो। ये बात कितनी सही है, एक बार सोचो अपने आप। वेटिंग तभी होगी जब हमारा जो प्रोसेसर है वो मल्टीटास्किंग कर रहा हो। बात सही है ना? कैसे? एक के बाद एक के बाद एक टास्क हमें एग्जीक्यूट करने हैं सीपीयू में, और पहला वाला टास्क अगर ज्यादा समय लेगा तो क्या पीछे वाला वेट करेगा कि मेरा नंबर अभी आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा? और इस केस में क्या वेटिंग प्रोसेस बढ़ जाएगी? जी हां। मान लो कि आपको कोई टिकट लेना है और टिकट में लाइन बहुत लंबी है, मल्टीटास्किंग का मतलब लाइन बहुत लंबी हो गई, तो आपको वेटिंग क्या करनी होगी? ज्यादा करनी होगी कि पहले इतने लोग आपसे पहले टिकट रिसीव करेंगे, फिर आपका नंबर आएगा। यही तो है। और यहां पर किसका यूज किया जाता है? टाइम क्वांटम का, राउंड रॉबिन का। क्यों? ताकि प्रॉब्लम ना हो, सबको एक स्पेसिफिक टाइम अलॉट हो जाए। दैट इज कॉल्ड टाइम क्वांटम या राउंड रॉबिन। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल भी दिया था प्रीवियस सेशन में कि अगर मैं 1 मिनट का समय हर एक की प्रॉब्लम को सॉल्व करूं तो क्या ये पॉसिबल होगा कि मैं सबकी प्रॉब्लम को एग्जीक्यूट कर पाऊं? जी हां सर, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर 60 स्टूडेंट से ज्यादा होंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी सबकी, लेकिन इससे एक फायदा यह होगा कि हम वापस से उस स्टूडेंट पर पहुंचेंगे। अगर मैं 1 मिनट से टाइम 1 सेकेंड कर दूं, 1 सेकेंड से टाइम नैनो सेकेंड कर दूं, नैनो सेकेंड से पिको सेकेंड कर दूं, तो क्या मैं ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स की क्वेरीज को सॉल्व कर पाऊंगा? हाँ या ना? बताओ। बिल्कुल सही। सर अगर हम ये टाइम कम करते जाएंगे तो हम ज्यादा चीजों को एग्जीक्यूट कर पाएंगे, ज्यादा स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाएंगे, तो ये क्या हो गया? टाइम क्वांटम तो है। तो टाइम क्वांटम कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? ये बताओ। कम होना चाहिए। टाइम जितना कम होगा सीपीयू में जाने का, जितनी जल्दी वो प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा, उतनी जल्दी दूसरे का नंबर आएगा, उतनी जल्दी तीसरे का नंबर आएगा, उतनी जल्दी चौथे का नंबर आएगा, या पांचवे का, एंड सो ऑन। लेकिन क्या सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है उस 1 सेकेंड में, उस पिको सेकेंड में, उस नैनो सेकेंड में? नहीं सर। लेकिन सामने वाले को यह तो लग रहा है ना, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, लेकिन सर ने इग्नोर तो नहीं किया, सर ने नाम तो ले लिया, सर ने प्रॉब्लम पूछ तो ली और कहा अगर नहीं हुई तो फिर हो जाएगी। हाँ या ना? समझ में आया? यही तो है टाइम क्वांटम, यही तो है राउंड रॉबिन। आगे बढ़ते हैं। यहां पर जो काम है वो किसका है? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का है। और इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट और हार्ड डिस्क से क्या मतलब था? मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा जो टाइम लगता है वो किसमें लगता है? सर इनपुट आउटपुट में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। कैसे? अगर यूजर कुछ भी इनपुट या आउटपुट देने की कोशिश करेगा तो क्या सीपीयू सारा फोकस इनपुट पे करेगा और आउटपुट पे करेगा, बाकी चीजों को भूल जाएगा? जी हां, क्योंकि सीपीयू की नजर में यूजर की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। तो वो कहता है जो यूजर कहेगा मैं वही काम करूंगा, चाहे वो कितना भी इंपॉर्टेंट काम क्यों ना कर रहा हो, वो छोड़ देगा। और यहां पर मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो कॉन्सेप्ट आया वो क्या है? डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का। इतनी बात समझ में आई? अब प्रोसेस लाइफ साइकिल में दो चीजें होती हैं। क्या क्या? एक प्रिमिटिव शेड्यूलिंग होती है और एक नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग होती है। यानी अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि पीएलसी प्रोसेस लाइफ साइकिल में शेड्यूलिंग कितने तरीके की होती है, तो आंसर है दो तरीके की, एक प्रिमिटिव और एक नॉन प्रिमिटिव। डिफरेंस क्या है? प्रिमिटिव का मतलब छीन लेना और नॉन प्रिमिटिव का मतलब नहीं छीनना। दोनों पॉसिबिलिटी है ना, कि हम रास्ते में जा रहे हैं और फाटक हमें बंद मिल गया, है ना, गाड़ी आनी है वहां से, हम उस फाटक के नीचे से निकल गए। कितने लोग ऐसा करते? यानी हमने छीन लिया, हमने कहा तुमने हमें रोका था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रोकने की, है ना, बाइक को ऐसे लेटाया और खट से नीचे से हो गए। देखा होगा आपने उन लोगों को, है ना, और हादसे भी देखे होंगे उनसे रिलेटेड। तो दैट इज कॉल्ड प्रिमिटिव, यानी छीन लिया। तो यहां पर क्या है, अगर हम छीन लेंगे यानी प्रिमिटिव होगा तो क्या होगा? रेडी,
यानी रैम में आया प्रोसेस, रैम से सीपीयू में आया, और क्योंकि प्रिमिटिव था, छीना झपटी थी, तो एक आया तो दूसरा आ गया, है ना, दूसरा आया तो तीसरा आ गया, क्योंकि वो छीन रहा है स्पेस। वो इंतजार नहीं कर रहा कि पहले वाला पूरा एग्जीक्यूट करे फिर आएगा। तो क्या इस स्टेज में, मेरे पीछे छुप रहा है लेकिन दिख रहा होगा, स्टॉप और वेट होगा, हाँ या ना? इस केस में जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा जो रन कर रहा है, और वेटिंग में चला जाएगा क्योंकि दूसरा उसकी जगह पर आ गया, प्रीमिशन हो गया। क्या इतनी बात समझ में आई? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? डीएमए सुशील अभी बताया नहीं है ना, अभी तो एक ये बताया कि डीएमए आखिरकार करता क्या है, डिटेल में अभी हम डिस्कस करेंगे, परेशान ना हो। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? छीन लेना, ये आपने नोट कर लिया। और छीनने का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी प्रोसेस सीपीयू में गया और दूसरा प्रोसेस सीपीयू में आने की कोशिश कर रहा है, तो क्या वो सीपीयू में आ जाएगा? हां, वो पहले वाले प्रोसेस को छीन लेगा, उससे कहेगा चलो निकलो यहां से, कट लो यहां से, मैं एग्जीक्यूट करूंगा, है ना। मान लीजिए कोई काफिला जा रहा था और आपने क्या किया, उसी में हो लिए, रुके नहीं, उसके लिए वेट नहीं किया आपने कि जब ये पास होगा तभी हम जाएंगे, आपने छीन लिया, आप उसमें कट मार के निकल लिए। भले ही आपने कहा चलान हो जाए कोई बात नहीं, है ना, देखा जाएगा, लेकिन रुकेंगे तो हम नहीं यहां पर। तो ये क्या है? प्रिमिटिव शेड्यूलिंग है। ठीक। अब देखो नॉन प्रिमिटिव का मतलब क्या है। नॉन प्रिमिटिव इसलिए बेटर मानी जाती है क्योंकि ये पूरा टाइम देता है एग्जीक्यूट होने के लिए एक प्रोसेस को। कोई भी प्रोसेस रेडी में आया, रेडी में आने के बाद सीपीयू में गया और फिर टर्मिनेट हो गया, यानी ना तो वो स्टॉप हुआ ना तो वो वेट हुआ, उसने अपना पूरा कार्यकाल समाप्त किया और फाइनली टर्मिनेट हो गया, एग्जीक्यूट हो गया सक्सेसफुली, क्योंकि वो नॉन प्रिमिटिव नेचर का था। क्या इतना समझ में आ गया, हाँ या ना? बताओ। सर प्रोसेस रनिंग से एक क्वेश्चन आया है, जरा ले लेते हैं श्रेष्ठ का। सर प्रोसेस रनिंग से, रनिंग का मतलब सीपीयू की बात हो रही है, डायरेक्ट रेडी स्टेट में कब आएगा? रेडी का मतलब रैम में, सीपीयू से रैम में कब आएगा? जब वो प्रोसेस पूरा एग्जीक्यूट ना हो, उसको दोबारा से आना है, तो वो वेट कहां करेगा? रैम में। नॉर्मल सी बात है भाई, रैम आपकी क्या है? रेडी स्टेट, और ये वेटिंग एरिया है। सीपीयू में प्रोसेस गया पूरा एग्जीक्यूट होने के लिए, लेकिन क्या वो पूरा एग्जीक्यूट हो पाएगा? डिपेंड करता है। अगर नॉन प्रिमिटिव है तो पूरा एग्जीक्यूट होगा, लेकिन अगर प्रिमिटिव है तो पीछे से हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आएगा और जो एग्जीक्यूट कर रहा है उसको बाहर फेंक देगा कि चलो तुम निकलो। क्यों? क्योंकि मेरी प्रायोरिटी तुमसे ज्यादा है, तो पहले मैं एग्जीक्यूट करूंगा फिर तुम एग्जीक्यूट करना। क्या ये बात समझ में आई, है ना, कब ये कंडीशन होगी? वेरी गुड। तो इसका मतलब हमें यह समझ में आ गया कि जो वेटिंग एरिया है वो तो एक ही है, एंड दैट इज कॉल्ड रैम। तो हमेशा जो भी हमारा प्रोसेस है वो वेट कहां पर करेगा? रैम में। लेकिन सस्पेंड कब होगा, जिसके बारे में कल हम लोग ने बात करी थी कि सर कोई भी प्रोसेस जो है वो सस्पेंड कब करेगा? सर सस्पेंड करने का मतलब कि वो दोबारा से हार्ड डिस्क में पहुंच जाए, है ना। सस्पेंड करने का मतलब कि कोई प्रोसेस था वो क्रिएट हुआ, फिर वो रैम में गया यानी रेडी स्टेट में गया, फिर रेडी स्टेट में वो वेट कर रहा है कि मेरा नंबर आएगा, मेरा नंबर आएगा, मेरा नंबर आएगा, लेकिन उसका नंबर आया ही नहीं। पहला प्रोसेस, है ना। आप स्टेशन पर गए ट्रेन पकड़ने के लिए और आपने कहा ट्रेन अभी आएगी, मैं पकड़ लूंगा, है ना। अनाउंसमेंट भी हो रही थी कि ट्रेन आने वाली है, आने वाली है, आने वाली है, और फिर एक अनाउंसमेंट होती है मजेदार, है ना, कि ट्रेन नहीं आ रही। तो आप क्या हो जाएंगे? वापस से अपने घर में पहुंच जाएंगे, और वापस से अपने घर में पहुंचने का मतलब यहां हार्ड डिस्क में पहुंचना या सेकेंडरी स्टोरेज में पहुंचना। यानी अब क्या हो गया? अब वो रैम में से कहां चला जाएगा? पीछे, जहां से वो आया था। और कहां से आया था? सेकेंडरी स्टोरेज से। अब समझ में आया टर्मिनेशन क्या होता है? एक क्वेश्चन आया है सर फिर स्टारवेशन क्या होता है ना, अभी बताएंगे। स्टारवेशन सिर्फ इतना समझ लो, स्टारवेशन का मतलब होता है छल कपट।
व्हाट डू यू मीन बाय स्टारवेशन? जब कभी भी छल कपट किया जाएगा, जब कभी भी प्रायोरिटी की बात की जाएगी, तो हमेशा स्टारवेशन का केस होगा। जब कभी भी प्राथमिकता दी जाएगी तो स्टारवेशन होगा, है ना। स्टारवेशन का मतलब क्या होता है? भेदभाव। और भेदभाव कब कब हो सकता है? जरूरी नहीं कि हाई प्रायोरिटी के केस में ही भेदभाव हो सकता है रिक्वायरमेंट हो कंडीशन की, है ना। जैसे अगर लाइन लगी हुई है, उसमें कोई महिला है ना, तो ये हक बनता है कि पहले महिला को प्रायोरिटी दे दी जाए। अब वो महिला अगर वृद्ध हुई तो हम सबसे पहले, है ना, बड़ी खुशी खुशी दे देंगे कि आप जाइए। कोई विकलांग हुआ, कोई डिसेबल्ड पर्सन हुआ, तो हम कह देंगे जाइए, है ना। ओल्ड पर्सन हुआ, कोई डिसेबल्ड पर्सन हुआ, कोई प्रेग्नेंट लेडी हुई, है ना, तो इस केसेस में क्या हम पहले प्रायोरिटी देंगे? बिल्कुल दे देंगे। तो इन सब में क्या हमने कुछ भेदभाव किया? हां। और ये केस बनता है स्टारवेशन का। समझ में आ गया? तो क्या स्टारवेशन हमेशा गलत होता है? नहीं, है ना। स्टारवेशन सही भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कंडीशन पर। लेकिन अगर किसी मंत्री के बेटे को प्रायोरिटी मिल गई तो ये गलत हो जाएगा, है ना। यहां से तो हमें ये समझ में आ रहा है। तो इतनी बातें तो समझ में आ गई, लेकिन समझ में क्या नहीं आया? सर दो चीजें समझ में नहीं आई। क्या? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या होता है और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या होता है, इसमें कंफ्यूजन है। हाँ या ना? आओ, अगर कंफ्यूजन है तो सचिन सर है ना, ये देखो। भूषण कुमार कह रहे हैं कि सर अगर प्रायोरिटी देनी ही है तो वो लाइन में क्यों आएगा? एरोप्लेन में आएगा क्या? कैसे आएगा बताओ? ये खिड़की है ना, दिस इज अ विंडो, और यहीं से टिकट लेना है। अब अगर कोई बूढ़ा इंसान है ना, तो क्या वो ऊपर से आएगा, टपकेगा ऐसे कि नहीं मैं दरवाजे से तो जाऊंगा ही नहीं, मैं तो बुढ़ा हूं, है ना, मैं ऊपर से टपकूंगा ऐसे और आके उसी की चेयर पे गिर जाऊंगा मैं, है ना, चलो तुम हटो, मैं खुद अपना टिकट खुद बना लूंगा, है ना, तुम कौन होते हो? अरे भाई जाएगा तो वो लाइन से ही, है ना, जहां विंडो होगी वहीं से जाएगा, नहीं जाएगा? मतलब कैसी बात कर लेते हो तुम, कैसे कर लेते हो तुम लोग ऐसा? सर मेन गेट से जाएगा। अच्छा गेट अगर एक है तो फिर क्या करेगा? है ना, गेट ही अगर एक है तो मेन गेट पहले बनाएगा वो, है ना, पहले एक कारीगर को लेकर आएगा, कहेगा देखो यहां एक खिड़की है, मेन गेट बनाओ, है ना, उस मेन गेट से ही हम जाएंगे। अब टॉपिक पे वापस आ जाओ। अब देखो चार चीजें होती हैं, है ना, अभी तक जो आपने समझा वो तो बढ़िया था, लेकिन इसके अलावा चार चीजें और भी होती हैं। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, डिस्पैचर और मीडियम टर्म शेड्यूलर। इसमें हम लोगों ने तीन पर तो प्रीवियस सेशन में बात करी थी, धुंधली धुंधली सी। किस पर? लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म। इनमें से दो टर्म तो हमें यहां पर भी देखने को मिल रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, एक शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, और एक और होता है दैट इज कॉल्ड मीडियम टर्म शेड्यूलर, और एक होता है डिस्पैचर। जरा आराम से समझो, बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर। पहला है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। ये क्या करता है? कह रहे लॉन्ग का मतलब होता है बड़ा, और कंप्यूटर में ऐसी कौन सी डिवाइस है जो सबसे बड़ी होती है, जो सबसे ज्यादा डेटा स्टोर करती है, मुझे बता दो। सर सबसे बड़ी जो डिवाइस है, जो लॉन्ग डिवाइस है, वो है हार्ड डिस्क या एसएसडी, यानी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हम कह सकते हैं, है ना। यानी जितनी भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो हमारी क्या होंगी? लॉन्ग होंगी। वेरी गुड। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस से किसी भी प्रोसेस को कहां लेकर आता है? रैम में। भाई कोई तो लेकर आएगा ना। अगर कोई प्रोसेस क्रिएट हुआ तो वो क्रिएट कहां पर हुआ? सेकेंडरी स्टोरेज में, यानी हार्ड डिस्क मान लीजिए। और वहां से प्रोसेस को रैम में लेकर कौन आएगा? हम लेकर आएंगे, आप लेकर आएंगे, कौन लेकर आएगा? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर लेकर आएगा। समझ में आया एलटीएस का मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आप घर से निकले स्टेशन के लिए, तो आप घर से स्टेशन तक कैसे पहुंचेंगे? बाइक से पहुंचेंगे, ऑटो से पहुंचेंगे, रिक्शे से जाएंगे, कैसे जाएंगे? कार से जाएंगे, कैसे जाएंगे?
रैपिडो से जाएंगे, अच्छा वेरी गुड। साइकिल से जाएंगे, बहुत बढ़िया। वॉकर से भी चले जाना है ना, पैदल चले जाना, पास में है तो कोई दिक्कत नहीं, ओला कर लेना, कुछ भी कर लेना। उबर से चले जाना। मतलब तुम लोग के पास आंसर तो बहुत होते हैं, फिर भी आंसर गलत हो जाता है एग्जाम में, है। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का मतलब क्या है? हार्ड डिस्क से रैम में किसी भी प्रोसेस को लेकर आना, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। भूलोगे तो नहीं ना आप? यानी हार्ड डिस्क यानी सेकेंडरी स्टोरेज से रैम में अगर हम लेकर आ रहे हैं तो वो किसका काम है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करेगा? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर सिलेक्ट करता है। देखो, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर की शुरुआत किससे हो रही है? सर एस से, और एस से ही क्या होता है? सिलेक्ट। सिलेक्ट प्रोसेस इन रैम। यानी मान लीजिए कि आपके घर में 4 लोग हैं जिनको स्टेशन जाना है या जिनको एयरपोर्ट जाना है, और जाना किससे है? रैपिडो से, है ना। मान लेते बाइक से जाना है, बाइक वाले को आपने बुलाया। अब बाइक के पीछे कितने लोग बैठेंगे? मुझे यह भी बता दो। सर बाइक के पीछे 1 लोग बैठेंगे, है ना। ऐसे तो है नहीं कि रैपिडो वाला 2 ले जाएगा, 3 ले जाएगा, नहीं। वो एक, हम कह रहे 2 ले जाए, कोई बात नहीं। लेकिन 5 में से वो 1 या 2 पर्सन को सिलेक्ट करेगा या नहीं करेगा? वो टंकी पर भी बैठा ले, 3 ले जाए, हम कह रहे ट्रिपलिंग कर ले, तो क्या वो 3 लोगों को 5 में से सिलेक्ट करेगा या नहीं करेगा? कि अच्छा तुम आ जाओ, तुम आ जाओ या तुम आ जाओ, है ना। तुम 3 को पहले छोड़ाएंगे, बाकी 2 को बाद में कर देंगे। तो पहले वो किसको छोड़कर आएगा, बाद में किसको छोड़कर आएगा, ये कौन डिसाइड करेगा? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। सिलेक्ट प्रोसेस इन रैम, ये काम है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का। तो हमें एक चीज समझ में आ रही है कि सर इसका मतलब तो हमें यह समझ में आया कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है? ट्रांसफर करता है। किसी भी प्रोसेस को हार्ड डिस्क से रैम में ट्रांसफर करने का काम किसका है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का। लेकिन लॉन्ग टर्म शेड्यूलर अगर काम कर चुका है, अपना काम खत्म कर चुका है रैम में, अब क्या हमें रैम में प्रोसेस को सिलेक्ट करना होगा कि सीपीयू में कौन सा प्रोसेस जाएगा? ये वाला जाएगा पहला, P1 जाएगा, P2 जाएगा, P3 जाएगा, P4 जाएगा, P5 जाएगा। सीपीयू में जाएगा कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए? बात समझ में आ गई? तो ये कौन डिसाइड करेगा? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। पहले किसने काम किया? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ने हार्ड डिस्क से सीपीयू में ट्रांसफर किया, सॉरी हार्ड डिस्क से रैम में ट्रांसफर किया। रैम से सीपीयू में कौन लेकर जाएगा, इसकी बात नहीं हो रही। लेकिन सिलेक्ट किसको किया जाएगा? P1 को, P2 को, P3 को, P4 को, किसको? यह काम है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ट्रांसफर करेगा, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर रैम में किसी भी प्रोसेस को सिलेक्ट करेगा। डाउट क्लियर हो गया? वेरी गुड, आगे आ जाओ। अब इसके बाद क्या मीडियम टर्म शेड्यूलर काम करेगा? नहीं। इसके बाद डिस्पैचर काम करेगा। इसके बाद कौन काम करेगा? तीसरे नंबर पे डिस्पैचर। क्या काम है इसका? पढ़ो। एलोकेट द सीपीयू टू द प्रोसेस सिलेक्टेड बाय द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। सिलेक्ट तो कर लिया कि ये है प्रोसेस नंबर 1, जो जाएगा कहां? रैम से सीपीयू में। किसने किया? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ने। ठीक, डिसाइड कर लिया तुम जाओगे। लेकर कौन जाएगा? डिस्पैचर, है ना। नाम ही है डिस्पैच करना। तो डिस्पैचर ने कहा आओ, जिसको शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ने सिलेक्ट किया है उसी को मैं सीपीयू में लेकर जाऊंगा। एलोकेट द सीपीयू टू द प्रोसेस सिलेक्टेड बाय द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। क्या यहां तक समझ में आया या कोई डाउट? अभी एग्जाम्पल की मदद से भी एक बार फिर से बताएंगे चारों केसेस को, है ना। अब आखिरी वाला केस भी समझ लो। मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या है? ये स्वैप इन स्वैप आउट करेगा। स्वैप इन स्वैप आउट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय स्वैप इन स्वैप आउट? सर ये टर्म यूज होता है हार्ड डिस्क के केस में, है ना। जब हम किसी भी फाइल को हार्ड डिस्क या रैम में स्वैप इन स्वैप आउट करते हैं, यानी अंदर बाहर करते हैं या लाते हैं और ले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड मीडियम टर्म शेड्यूलर, दैट इज कॉल्ड स्वैप इन और स्वैप आउट। मतलब हमने कहा कि प्रोसेस हार्ड डिस्क से रैम में आया, क्या स्वैप इन हुआ? रैम से सीपीयू में गया, क्या स्वैप इन हुआ? जी हां। क्या सीपीयू से वापस रैम में आ सकता है? हां। अगर कंप्लीट नहीं हुआ, राउंड रॉबिन है, तो क्या वो फिर से रैम में आ जाएगा, फिर से रेडी में आ जाएगा?
जी हाँ, है ना, राउंड रॉबिन में यही तो होता है। सीपीयू में गया फिर रैम में आया, सीपीयू में गया फिर रैम में आया, वेटिंग करता रहा, और इसी को बोलते हैं राउंड रॉबिन टेक्निक। समझ में आ गया? तो मीडियम टर्म शेड्यूलर का काम क्या है? स्वैप इन और स्वैप आउट करना। आइए एक बिल्कुल बेसिक एग्जांपल से इन चारों को फिर से समझते हैं। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, फिर वही बात, वही एग्जांपल लेते हैं, है ना। हमें ट्रेन पकड़नी है, तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करेगा? हमें घर से स्टेशन तक लेकर जाएगा, है ना, हार्ड डिस्क टू रैम, रैम को मान लेते हैं 2 मिनट के लिए स्टेशन। तो ये हो गया लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करेगा? अब रैम में से सिलेक्ट करेगा कि किस प्रोसेस को सीपीयू में भेजें। यानी आप कुछ इस तरीके से देखिए कि स्टेशन हम पहुंच गए, अब स्टेशन से गाड़ी में कौन बैठेगा? पहला पर्सन पहले बैठेगा, दूसरा पर्सन बैठेगा, तीसरा पर्सन बैठेगा ट्रेन में, चौथा पर्सन बैठेगा। ये सिलेक्ट कौन करेगा? तो ये सिलेक्ट करेगा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर कि पहले तुम जाओ गाड़ी में, फिर तुम जाओ ट्रेन में, फिर तुम बैठो ट्रेन में, फिर तुम बैठो ट्रेन में, है ना। जैसे घर के बड़े लोग करते हैं, आगे खड़े हो जाते हो, कहते हैं चलो तुम चलो पहले बैग लेकर, है ना, फिर तुम चलो बैग लेकर, फिर तुम चलो बैग लेकर, या ऐसा होता है नहीं होता है? तो यानी वो क्या कर रहा है? वो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है जो सिलेक्ट कर रहा है कि अब गाड़ी में चढ़ेगा कौन। बहुत बढ़िया। अब आ गया डिस्पैचर, एलोकेट द सीपीयू टू द प्रोसेस सिलेक्टेड बाय द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। उन्होंने नंबरिंग दे दी कि पहले तुम जाओगे, फिर तुम जाओगे, फिर तुम जाओगे, फिर तुम जाओगे। अब ट्रेन में चढ़ाएगा कौन? है ना, कोई आएगा जो पकड़ के लेके जाएगा, चलो तुम्हें पहले नंबर पे चढ़ना है, वो डिस्पैचर है ना। सपोज करो घर का मुखिया, है ना, जो बड़ा है घर का, या उस समय जो बड़ा होगा पर्सन, कोई मेल पर्सन होगा जो देखेगा कहीं गिर ना जाए चढ़ते समय, तो वो सबको चढ़ाता है ना एक एक करके कि चलो तुम चढ़ जाओ कोई दिक्कत नहीं, अब तुम्हारा नंबर है तुम चढ़ जाओ कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है? दैट इज कॉल्ड डिस्पैचर। क्या ऐसा हो सकता है कि जो गाड़ी में चढ़ा, जो ट्रेन में चढ़ा, वो नीचे उतरे? क्या इसकी पॉसिबिलिटी है कि स्वैप इन भी हो, यानी चढ़ भी जाए और वो उतर भी जाए? ऐसा होता है या नहीं होता? हाँ सर। कब? जब सब लोग अंदर जाके ट्रेन में आराम से बैठ जाते हैं, है ना, बैठ गए ट्रेन में। अब कहते हैं चलो बैठ तो गए, है ना, कुछ लोग कहते हैं चलो चाय पी लेते हैं। अब उसमें से धीरे से एक बंदा उतरा, है ना, वो चाय पीने गया। जो साथ वाला होता है कहता है बड़ा देर लगा दी उसने, आया नहीं अभी तक, है ना, मैं भी चला जाता हूं, वो भी उतरा, है ना, उसने कहा मैं भी देखता हूं कहां गया, वो भी नहीं आया। तीसरा उतरा, रहे दोनों नहीं आए, मैं देख लेता हूं वो कहां गया, है ना। तो इस तरीके से स्वैप इन हुआ, पहले ट्रेन में चढ़े, फिर धीरे धीरे जगह मिलने के बाद ट्रेन से बाहर आए। जब ट्रेन चलने लगी तो सारे दौड़े दौड़े आए कि अरे 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 ट्रेन जा रही है, ट्रेन जा रही है, ट्रेन जा रही है। फिर उन्होंने स्वैप इन किया। ये काम किसका है? मीडियम टर्म शेड्यूलर का। जिस किसी स्टेशन पे आप पहुंचते हैं, आप घूमने निकल जाते हैं 2 मिनट के लिए, है ना, जरा टहल आए, स्वैप इन हुआ, स्वैप आउट हुआ, मीडियम टर्म शेड्यूलर। क्या ये बात समझ में आई? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? मजा आया? ठीक, यही तो है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, डिस्पैचर, मीडियम टर्म शेड्यूलर। और यही काम हमारा कंप्यूटर में भी हो रहा है ना, वाया हार्ड डिस्क, वाया रैम, वाया सीपीयू। यानी जो प्रोसेस है, क्या वो ऐसे होता है कि हार्ड डिस्क में हमारा प्रोग्राम है, यानी प्रोसेस है, वो कहां पहुंचा? रैम में, फिर रैम से वो कहां पहुंचा? सीपीयू में, और सीपीयू के बाद वो डिस्पैच हो सकता है, यानी टर्मिनेट हो गया अगर सब कुछ हो गया तो, नहीं हुआ तो वो बैक हो गया, और बैक का मतलब वो रेडी में चला गया, है ना, अपने नंबर का फिर से वेट कर रहा है, फिर सीपीयू में आ रहा है, फिर वो बाहर जा रहा है, फिर वो सीपीयू में आ रहा है, फिर वो रैम में जा रहा है, फिर वो सीपीयू में जा रहा है। तो ये प्रोसेस क्या है? स्वैप इन है, स्वैप आउट है। ठीक, क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये भी तो जानना जरूरी है ना। अभी तक हम लोग ने कुछ चीजों को समझा, अब इन चीजों को रिटन फॉर्मेट में भी समझते चलो। आओ जरा देखो क्या है, और यहां से कुछ और बातें आपको समझ में आएंगी। कह रहा है व्हेन अ प्रोसेस एग्जीक्यूट इट पासेस थ्रू अ डिफरेंट 5 स्टेट्स। मालूम है 5 स्टेजेस से होके गुजरता है। पहला है न्यू। न्यू में क्या होता है? द प्रोसेस इज बीइंग क्रिएटेड। क्या प्रोसेस यहां पर क्रिएट होता है न्यू में? हाँ। एग्जाम्पल के लिए यहां पर क्या दिया है जरा पढ़ लेते हैं।
यू मेक अ प्रोग्राम इन सी, हमने सी में प्रोग्राम को बनाया या सी प्लस प्लस में बनाया या जावा में बनाया, है ना, किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्राम को बनाया, एंड सेव इन हार्ड डिस्क, और उसको कंप्यूटर में सेव कर दिया यानी हार्ड डिस्क में सेव कर दिया। दिस प्रोग्राम इज इन स्टेबल स्टेट, कह रहा है ये जो प्रोग्राम हमने बनाया ये क्या एग्जीक्यूट करेगा, स्टेबल होगा? बिल्कुल स्टेबल होगा, है ना, क्योंकि प्रोग्रामर ने बनाया है और प्रोग्रामर एक टैलेंटेड पर्सन है, तो ये स्टेबल स्टेट में होगा। देयर आर एन नंबर ऑफ प्रोसेसेस आर इन न्यू स्टेट, कह रहा है न्यू स्टेट में क्या कई सारे सॉफ्टवेयर होंगे? जी हां, जैसे हमारे कंप्यूटर में एमएस वर्ड भी है, एक्सेल भी है, पावर पॉइंट भी है, क्या ये सब स्टेबल हैं? क्या हमने इस पर क्लिक अभी तक नहीं किया है? जी हां सर, हमारे कंप्यूटर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हम एकदम से क्लिक नहीं करते, एक एक करके क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएंगे। तो इसका मतलब कि वो स्टेबल स्टेट में है, वो शांति से बैठे हुए हैं, वो शांति से सारे सॉफ्टवेयर उसमें कलेक्ट हैं, दैट इज कॉल्ड स्टेबल स्टेट। क्लियर है? इतनी बातें समझ में आ गई बढ़िया तरीके से? आगे बढ़े। सेकंड, न्यू के बाद आता है रेडी, और रेडी का मतलब क्या होता है सर? रैम, यानी हार्ड डिस्क से सेकेंडरी स्टोरेज से रैम में आना, यानी ये अब हो गया हमारा रेडी, तैयार हो गए, रैम में आ गया। द प्रोसेस इज रेडी फॉर एग्जीक्यूशन, कह रहा है इस स्टेट में जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट होने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। क्यों? क्योंकि वो रैम में आ चुका है, रैम में आने के बाद ही तो वो सीपीयू में जाएगा, तो तैयार हैं सारे के सारे प्रोसेस सीपीयू में जाने के लिए। लेकिन जाएगा कौन? डिपेंड करेगा, है ना, प्रायोरिटी पे डिपेंड करेगा, उसके टाइम पर डिपेंड, बहुत सारे फैक्टर्स पे करेगा कि कौन सा जाएगा सीपीयू में एग्जीक्यूट होने के लिए, है ना। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। ऑल्सो कॉल्ड रेडी क्यू, कह रहा है रेडी को रेडी क्यू भी बोलते हैं, जिसे फिफो मेंटेन करता है। मतलब क्या रैम एक प्रकार की क्यू है? क्या एक प्रकार की लाइन है? लाइन हम किसको बोलते हैं? जिसमें कई लोग लग सकते हैं। क्या रैम यानी रेडी क्यू एक वेटिंग एरिया है? यस सर, वेटिंग एरिया में कई लोग वेट करते हैं, हां, लेकिन किस मैनर में? एक क्यू के मैनर में वेट करेंगे, है ना। नॉर्मली अगर हम चाहते हैं कि लड़ाई ना हो तो हम लोग क्या करेंगे? जो पहले आया उसको पहले सर्व कर देंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी क्यू के बेसिस पर। तो कह रहा है जो रैम है उसे रेडी क्यू भी बोलते हैं, जो आमतौर पे फिफो को फॉलो करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को फॉलो करता है ना, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को फॉलो करता है, कुछ भी बोल सकते हैं। एट द टाइम ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट मैनी एप्लीकेशंस रनिंग बिहाइंड दे आर इन रेडी स्टेट, कह रहे जब भी हम अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, बूट करते हैं, तो क्या कई सारे प्रोग्राम्स बाय डिफॉल्ट रूप से रैम में आ जाते हैं अपने आप, बिना हमारे छेड़े, बिना हमारी कुछ एग्जीक्यूशन किए? यस, इसी की मदद से तो बूटिंग होती है ना। कई सारे बैकएंड वाले प्रोग्राम रैम की मदद से ओपन हो जाते हैं, और इसी को तो हम लोग क्या कहते हैं? बूट हो गया कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स रैम में आना, दैट इज कॉल्ड बूटिंग, है ना। यही तो होता है बूटिंग का मतलब। तो इसका मतलब कई सारे प्रोसेस बाय डिफॉल्ट रैम में चलने लगते हैं, लेकिन क्या कुछ प्रोसेस को हम भी रैम में लेकर आते हैं? हाँ, जैसे अगर हमने एमएस वर्ड पर क्लिक किया तो वो रैम में आ गया, हमने एक्सेल पर क्लिक किया तो वो रैम में आ गया, पावर पॉइंट पे क्लिक किया तो वो रैम पर आ गया। प्रोसेस कम अंडर रैम, कह रहा है प्रोसेस अब रैम में आ चुका है रेडी स्टेट में, बहुत बढ़िया। अब यहां पर काम कौन कर रहा है सर? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर काम कर रहा है, जो अभी बताया। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ब्रिंग प्रोसेस इन रैम, रैम में प्रोसेस को कौन लेकर आएगा सर? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। कहां से उठा के लाएगा सर? सेकेंडरी स्टोरेज से, हार्ड डिस्क से। क्लियर है? यस, वेरी गुड। अब यहां पर जो लिखा हुआ है मेरे पीछे, वो लिखा है मल्टी प्रोग्रामिंग। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर तभी होगा जब वो सिलेक्ट करेगा, यानी रैम में लेकर आएगा। और ये कब लेकर आएगा? क्या एक ही प्रोसेस को लेकर आएगा? नहीं सर, जितने के जितने प्रोसेस हैं उन सभी को उठाकर लाएगा हार्ड डिस्क से। कहां पर? रैम में। तो क्या ये मल्टी प्रोग्रामिंग को इंडिकेट करता है? यस, है ना। इसीलिए ब्रैकेट में क्या लिखा है मेरे पीछे?
जो आपको पूरा नहीं दिख रहा है, मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक, थोड़ा सा छोटा हो जाऊं क्या? वेट, अब ठीक है ना? आप दिख रहा होगा। अब इसके बाद एक लाइन और लिखी हुई है कि रैम गिव दैट पर्टिकुलर प्रोसेस टू सीपीयू फॉर एग्जीक्यूशन। देखो, कह रहे रैम गिव दैट पर्टिकुलर प्रोसेस टू सीपीयू फॉर एग्जीक्यूशन। अब ये रैम में जो प्रोसेस है, क्या वो रैम में ही रहेगा? नहीं सर, रैम में जो प्रोसेस है वो सीपीयू में जाएगा एग्जीक्यूट करने के लिए, इसीलिए तो हम रेडी स्टेट में लेकर आए, है ना? तो ये लाइन का मतलब, रैम गिव दैट पर्टिकुलर प्रोसेस टू सीपीयू फॉर एग्जीक्यूशन। रैम ही सीपीयू को एलोकेट करेगा, लेकिन किसके बेसिस पर? डिस्पैचर के बेसिस पर, है ना? क्योंकि डिस्पैच करने का काम किसका है? डिस्पैचर का, वो करेगा यहां से अपना काम। चलो आगे बढ़ते। रनिंग स्टेट, जैसे ही रनिंग आया, आपके दिमाग में घंटी बज गई, सर रनिंग का मतलब ये सीपीयू में आ गया, है ना? प्रोसेस हमारा कहां पर आ गया? सीपीयू में एग्जीक्यूट होने के लिए। क्या लिखा हुआ है? करेंटली रनिंग प्रोसेस इन सीपीयू। अब प्रोसेस रैम से उठकर सीपीयू में आ चुका है, यानी रनिंग स्टेज में है। हाउ मेनी सीपीयू वी हैव? कह रहे इस केस में हमारे पास कितने सीपीयू होंगे? तो हम मान के चलते हैं एक सीपीयू है, यानी यूनी प्रोसेसर। मल्टीपल प्रोसेसिंग, एक सीपीयू को मल्टीपल प्रोसेसिंग करनी है। दिक्कत तो तभी आ रही है ना, सीपीयू बेचारा एक है, प्रोग्राम यानी प्रोसेस बहुत सारे हैं, तो सीपीयू देखेगा मैं अकेला इतने सारे प्रोसेस, किसको पहले करूं किसको बाद में करूं? तो इसका मतलब जो प्रोसेसर होता है वो यूनी प्रोसेसर ही होता है, लेकिन हमें लगता है कि ये मल्टीपल प्रोसेसिंग कर रहा है, लेकिन है तो एक। तो यूनी प्रोसेसर है, लेकिन कर क्या रहा है? मल्टीपल प्रोसेसिंग कर रहा है रनिंग स्टेज में। सीपीयू परफॉर्म सीयू, एएलयू और एमयू। यहां पर जो सीपीयू है ये क्या परफॉर्म करेगा? कंट्रोल करेगा, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट को मेंटेन करेगा, और मेमोरी यूनिट में चीजों को स्टोर करेगा। यही तो काम है सीपीयू में। यानी एग्जीक्यूट करने का मतलब क्या होता है? सीयू करना, एएलयू यानी अर्थमेटिकल और लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस को मैनेज करना, और मेमोरी यूनिट का मतलब डेटाबेस में चीजों को स्टोर करना। कोई डाउट? अब एक क्वेश्चन आया जो कि बहुत बढ़िया है, जरा मैं पढ़ देता हूं इस क्वेश्चन को। अनीता कुमारी का, सर एक सिस्टम में एक से ज्यादा सीपीयू हो सकते हैं? बिल्कुल सही बात, नो डाउट। क्या एक सिस्टम में एक से ज्यादा सीपीयू हो सकते हैं? बिल्कुल। जीपीयू की बात कर लेते हैं, है ना? फिर हम उसको सीपीयू क्यों बोल रहे हैं? उसको हम जीपीयू बोले ना, ग्राफिक कार्ड बोले, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट बोले। अगर हमने जीपीयू लगा दिया तो इस टॉपिक का कोई मतलब है ही नहीं जो हम लोग पढ़ रहे हैं। समझ में आया? तो फिर प्रोसेस लाइफ साइकिल हो ही कहां रही है? यानी उसमें तो क्रिएट हुआ, रेडी में आया, रेडी से कहां चला गया? क्रिएट हुआ सबसे पहले, फिर उसके बाद रेडी में आया, रेडी से रनिंग में आया और टर्मिनेट हो गया। यानी अगर वो जीपीयू है, अगर वो मल्टीपल प्रोसेसिंग है, अगर कई सारे प्रोसेसर लगे हुए हैं, तो क्या कोई दिक्कत आने वाली है? दिक्कत क्यों है? क्योंकि पढ़ा आपको एक टीचर रहा है ना, मैं हूं, और पढ़ बहुत सारे स्टूडेंट रहे। तो अब सचिन सर पढ़ाएं या कमेंट देखें या सबको रिप्लाई करें, प्रॉब्लम तो यही है ना? आपने कमेंट किया, आपके कमेंट का आंसर मैं देख पाया या नहीं, वो क्यों हुआ? क्योंकि सचिन सर पढ़ाने में व्यस्त थे। आपने यहां पर लिखा अपना कमेंट, ठीक। क्या मैंने यहां पर सबके कमेंट को देख पाया? नहीं। क्यों? क्योंकि सचिन सर यूनी है ना, सिंगल है। अगर यही सचिन सर के बहुत सारे क्लोन हो जाते, है ना, एक इधर से रावण बन जाते सचिन सर, है ना, कई सारे मुंह लेके, तो वो सबके कमेंट्स को देख पाते, और हर एक मुंह जो है वो अलग अलग जवाब दे रहा होता। समझ में आ गया? तो इस केस में सचिन सर क्या बोलेंगे? सॉरी शक्तिमान। समझ में आ गई बात? अब यहां पर बात क्या हो रही है? यूनी प्रोसेसर की। ये सारे केसेस तभी आएंगे, वेटिंग में तभी जाएगा जब प्रोसेसर एक है, और हम लोग यही मान के इस टॉपिक को पढ़ते हैं कि प्रोसेसर एक है, यूनी प्रोसेसर है।
और उसमें मल्टीपल प्रोसेसिंग हो रही है। प्रोसेस बहुत सारे हैं लेकिन प्रोसेसर एक है। समझ में आ गया? यस या नो? ना ऑक्टा कोर है, ना हेक्सा कोर है, ना डुअल कोर है, सिंगल प्रोसेसर है, यूनिकोर है ना? यूनिकोर टाइप का है, पुराने टाइप का है, उसी के लिए हम लोग ये पढ़ रहे हैं। वेरी गुड। तो अब कह रहा है लास्ट में निमोनिक्स असेंबली लैंग्वेज रजिस्टर, यानी सीपीयू में क्या निमोनिक्स का यूज होता है? हां। असेंबली लैंग्वेज याद करिए, है ना, निमोनिक्स मेड अप ऑफ निमोनिक्स, जहां पे सिंबल्स का यूज होता है, और रजिस्टर्स। अगर हम सीपीयू की बात करते हैं तो क्या रजिस्टर की बात करते हैं? यस सर, क्योंकि सीपीयू के अंदर जो स्टोरेज है वो यही तो है। द स्टोरेज विच इज इनसाइड द सीपीयू विच इज फास्टेस्ट, है ना, दैट इज कॉल्ड रजिस्टर। ऑल क्लियर या ऑल क्लियर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, टैलेंटेड तो आप लोग हैं। अब इसके बाद फोर्थ स्टेप क्या होगा? टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब रैम को छोड़ के जाना, टर्मिनेट हो जाना। और रैम को छोड़ के जाएगा तो सीपीयू को भी छोड़ के जाएगा, है ना। सक्सेसफुली अगर एग्जीक्यूट हो गया तो इसका मतलब रैम को भी छोड़ दिया उसने और सीपीयू को भी छोड़ दिया। क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया। तो द प्रोसेस हैज कंप्लीटेड, प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। डी एलोकेशन, यानी जितने भी रिसोर्सेज लिए थे उनको क्या कर दिया? डी एलोकेट कर दिया, सबको छोड़ दिया, रैम को छोड़ दिया क्योंकि वो लिमिटेड स्पेस में है। अगर रैम को पकड़ के रखता तो क्या होता? और कोई प्रोसेस आ ही ना पाता। तो इसलिए रैम को छोड़ना जरूरी है। अगर आप किसी भी फाइल को सेव कर देते हैं तो क्या वो सक्सेसफुली कंप्लीट माना जाता है? यस, आपने सेव कर दिया, बंद कर दिया, अब वो हार्ड डिस्क में पहुंच गया, यानी टर्मिनेट हो गया प्रोसेस सक्सेसफुली। तो टर्मिनेशन में भी जो प्रोसेस है वो फाइनली एग्जीक्यूट हो जाता है, यानी फिर से एसएसडी में पहुंच जाता है ना, अपने ओरिजिनल स्टेज में। रिसोर्सेज फेच बैक फ्रॉम प्रोसेस, कह रहा है रिसोर्सेज जो हैं, प्रोसेस जो ऑक्युपाई कर रहे थे अपने सारे रिसोर्सेस को, उनको फेच कर लेता है टर्मिनेशन में, है ना। मैंने एग्जांपल भी लिया था कल के सेशन में कि जब कोई इंप्लॉय कोई कंपनी को छोड़ता है, when an employee leaves a particular company, in that case the company will take over all the gadgets, है ना, which is assigned to that particular employee। होता है या नहीं होता? जो भी गैजेट्स, जो भी चीजें असाइन की गई होती हैं उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को, उसको फेच बैक कर लेता है, यानी रिसोर्सेज फेच बैक फ्रॉम दी प्रोसेस। यही बात हो रही है। एड्रेस फेच बैक फ्रॉम प्रोसेस, क्या रिसोर्सेज के साथ साथ वो एड्रेस भी ले लेगा जहां पर वो स्टोर हो रहा था? जी हां, रैम में जिस जगह पर वो प्रोसेस स्टोर हो रहा था, है ना, उस एड्रेस को भी बैक कर लिया जाएगा, बिकॉज रैम इज लिमिटेड। टर्मिनेशन इसीलिए किया जाता है, क्यों? क्योंकि रैम का साइज क्या है? लिमिटेड। कंपनी से किसी इंप्लॉय को निकाला क्यों जाता है? व्हाई? क्योंकि कंपनी के पास पैसे हैं लिमिटेड, इसीलिए तो वो निकाल देती है, दूसरे को उसी प्लेस पर हायर कर लेती है, इसीलिए तो कर रही है। वरना ये ना कि चलो तुम भी काम करते रहो, दूसरा आएगा वो भी कर लेगा। अरे कंपनी को पैसे तो देने ही है ना, तो वो दो को क्यों देगी? वो एक से ही सारा काम नहीं ले लेगी, है ना। दैट इज कॉल्ड रैम इज लिमिटेड इन नेचर, सिंपल। नेक्स्ट, आगे बढ़ते। अब वेटिंग और ब्लॉकिंग स्टेज पर बात कर लेते हैं। ये स्टेज कब आएगी? वेटिंग वाली, जब हाई प्रायोरिटी वाला प्रोसेस होगा और वो सीपीयू को असाइन कर दिया जाएगा, है ना। एक ऐसा प्रोसेस जिसकी प्रायोरिटी क्या है? हाई है, और बड़ा प्रोसेस हमने सीपीयू को दे दिया। अब सीपीयू मजे में उसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। तो बाकी जो पीछे रैम में प्रोसेसेस हैं वो क्या बोलेंगे? मेरा नंबर कब आएगा? मैं कब जा पाऊंगा सीपीयू के पास? मैं कब एग्जीक्यूट होऊंगा? तो क्या यहां पर वेटिंग हो गई? जी हां। तो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस सीपीयू को असाइन हुआ, इसीलिए वेटिंग हुई, कॉल्ड मल्टीटास्किंग। और ये इसलिए हुआ क्योंकि कई सारे टास्क थे। एक टास्क जिसकी प्रायोरिटी हाई है वो सीपीयू को एलोकेट हो गया, जिसकी प्रायोरिटी कम है वो धीरे धीरे एलोकेट किया जाएगा, लेकिन यानी ये वेटिंग में चला गया और ब्लॉकेज होने की संभावना बढ़ गई। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो सबसे लाइन में पीछे लगा हुआ था वो लाइन छोड़ के चला जाए, यानी ब्लॉकेज। उसने कहा मुझे लेना ही नहीं है टिकट, मैं जाऊंगा ही नहीं, मैं ट्रेन से नहीं जाऊंगा,
मैं बस से जाऊंगा, इतनी लंबी लाइन में कौन लगेगा? मैं बस में नहीं जाऊंगा, इतनी लंबी लाइन है। मैं कार से जाऊंगा, मैं कार से नहीं जाऊंगा, इतनी लंबी ट्रैफिक है। मैं एरोप्लेन से जाऊंगा। यस, समझ में आ गया। अब कह रहा है यहां पर होगा टाइम क्वांटम वर्क्स। अगर ये वेटिंग हुई तो इस केस में क्या यूज किया जाएगा? टाइम क्वांटम, यानी राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन क्या करेगा? जल्दी जल्दी प्रोसेसेस को एक फिक्स टाइम के लिए सीपीयू को एलोकेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल 5 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए, नैनो सेकंड के लिए, और कहेगा सब लोग सीपीयू में आओ, फटाफट आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बिना किसी प्रायोरिटी के फटाफट आओ। लेकिन सब प्रोसेस को इक्वल टाइम दिया जा रहा है। मान लीजिए वो नैनो सेकंड है, मिली सेकंड है, मिनी सेकंड है, कुछ भी मान लीजिए, है ना। तो वो सारे प्रोसेस को एक जैसा टाइम दिया जाएगा। तो क्या अब यहां पर मल्टीटास्किंग आसान हो जाएगी? यस। तो सीपीयू एलोकेट टाइम टू प्रोसेस से 5 सेकेंड, और ये काम कौन करेगा? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर करेगा, है ना। यही तो असाइन करेगा कि किसको रैम से सीपीयू में जाना चाहिए, सिलेक्ट करेगा सिलेक्टर शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, कि तुम जाओगे, फिर तुम जाओगे, फिर तुम जाओगे, फिर तुम जाओगे। डिस्पैचर उठा के ले जाएगा, कहेगा तुमने सिलेक्ट कर लिया शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, मैं ले जा रहा हूं इनको उठा के। क्लियर हुआ? क्या सारी कड़ियां मिल गई आपको एक दूसरे से, है ना। यही तो है बढ़िया प्रोसेस। अब समझ में आ गया होगा, कभी नहीं भूलेंगे। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का काम क्या होता है? सिलेक्ट करना। कैसे याद करवाया था आपको? एस से शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और एस से सिलेक्टर। लेकिन सीपीयू के पास लेकर कौन जाएगा? सर डिस्पैचर। लेकिन क्या सीपीयू के पास जो लेकर गया, क्या सीपीयू से बाहर भी आएगा वो? हां सर। मान लीजिए 5 सेकंड के बाद वो सीपीयू में आया, फिर 5 सेकंड बाद सीपीयू को छोड़ दिया, स्वैप इन हुआ, स्वैप आउट हो गया। और ये स्वैप इन स्वैप आउट कौन करेगा? ये भी तो बताओ। ये स्वैप इन स्वैप आउट कौन करेगा? सर मिडिल टर्म या मीडियम टर्म शेड्यूलर। ना शॉर्ट टर्म ना लॉन्ग टर्म, है ना। बीच वाला जो होगा वो करेगा मीडियम टर्म शेड्यूलर ही ये स्वैप इन और स्वैप आउट का काम करेगा। क्या अब पूरी तरीके से ये पिक्चर बन गई आपके माइंड में कि काम कैसे हो रहा है? अगर ये पिक्चर बन गई तो अब क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए, है ना। बात करेंगे क्वेश्चंस पे कल के सेशन में। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सस्पेंड। सर प्रोसेस तो 5 ही है, लेकिन क्या मैंने कहा था कि और भी चीजें होती हैं? उन पर भी देख लेते हैं। पीएलसी में सस्पेंड को काउंट नहीं करते, लेकिन फिर भी टर्म तो है, इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया 6th कौन सा? सस्पेंड। ठीक। कह रहा है सस्पेंड का मतलब क्या है? ऑल प्रोसेसेस, जितने प्रोसेस थे, इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट आई, और आईओ रिक्वेस्ट में क्या वेटिंग टाइम सबसे ज्यादा होता है? यस, है ना। मैंने बताया था कि अगर सीपीयू को हमने कोई इनपुट आउटपुट दिया तो क्या वेटिंग टाइम बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा सर, क्योंकि सीपीयू सारा काम छोड़ के यूजर की रिक्वेस्ट पर प्रोसेस करेगा। तो कह रहा है ऑल प्रोसेसेस, जितने भी प्रोसेस थे वो इनपुट आउटपुट में लग गए, रीड करने में, और इस वजह से क्या हो गई? वेटिंग हो गई। सारे प्रोसेस वेट कर रहे हैं, वेटिंग क्यू फुल हो गई। इतना लंबा वेट हो रहा है कि वो क्यू जो लाइन थी वो फुल हो गई। और रैम क्या है? लिमिटेड। रैम लिमिटेड है हमारी, रैम में सब वेट कर रहे हैं, रैम फुल हो चुकी है। अब क्या होगा? सस्पेंड हो जाएगा। ज्यादा अगर वेटिंग करनी पड़ी तो लोग कहेंगे छोड़ो हम जाएंगे ही नहीं, यही तो होता है। और छोड़ो हम जाएंगे ही नहीं, दैट इज कॉल्ड सस्पेंड। वापिस से अपने घर में आ जाना, दैट इज कॉल्ड सस्पेंड। तो सस्पेंड, वेट, स्वैप आउट, इस केस में क्या होगा? रैम में गया, फिर वो किस में चला गया? हार्ड डिस्क में। रैम में गया, फिर वो किस में चला गया? हार्ड डिस्क में। सीपीयू में जा ही नहीं पा रहा, और सीपीयू में जा ही नहीं पा रहा, इसका मतलब दैट इज कॉल्ड सस्पेंड। सस्पेंड हो गया। सस्पेंड एक केस और भी हो सकता है कि वो हार्ड डिस्क में था, वो रैम में गया, वो सीपीयू में गया, सीपीयू में पूरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ, वो फिर से रैम में चला गया, और रैम से फिर सीपीयू में जा ही नहीं पा रहा। तो क्या हो जाएगा? क्या फिर से वो सस्पेंड हो जाएगा? यस। तो जितनी बार भी उसका वेट जरूरत से ज्यादा बढ़ेगा, उतनी बार वो सस्पेंड हो जाएगा।
जब वेट करने की कंडीशन हद से ज्यादा बढ़ जाती है ना, तो क्या होता है? सस्पेंड। क्लियर? समझ में आ गया? वेरी गुड। अब कह रहा है यहां पर रोल किसका होगा? मीडियम टर्म शेड्यूलर का। क्यों? क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है स्वैप आउट, सेंड प्रोसेस इन सेकेंडरी मेमोरी, रैम से सेकेंडरी मेमोरी में भेजेगा। क्या ये काम मीडियम टर्म शेड्यूलर का है, स्वैप इन स्वैप आउट करना? जी हां सर, है ना। जितनी बार भी स्वैप इन स्वैप आउट होगा वो काम मीडियम टर्म शेड्यूलर ही करेगा। हार्ड डिस्क में भेजने का काम, स्वैप इन स्वैप आउट करने का काम। अब यहां पर कह रहा है वर्चुअल मेमोरी भी स्वैप इन स्वैप आउट करती है। बिल्कुल सही बात है। जब हम स्वैप इन स्वैप आउट की बात करते हैं तो हम हार्ड डिस्क की बात करते हैं, पर हम एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि वर्चुअल मेमोरी क्या होती है। रैम के साइज को इंक्रीज करना, और इंक्रीज करने के लिए क्या होता है? रैम जाती है दौड़े दौड़े हार्ड डिस्क के पास कि भाई भाई सुनो, मुझे थोड़ी सी स्पेस दे दो। हार्ड डिस्क कहती है तथास्तु, ले लो। तो क्या यहां पर हार्ड डिस्क और रैम के बीच में आदान प्रदान चल रहा है, और इस आदान प्रदान को क्या हम स्वैप इन स्वैप आउट ही बोलते हैं, और ये काम क्या वर्चुअल मेमोरी करती है? जी हां। समझ में आई कहानी? यस। मजा आया? मजा आया या नहीं आया? चलो, ये हो गया हमारा पीएलसी, है ना। अब हम लोग एमसीक्यूज पर बात करेंगे, लेकिन पहले थ्योरी सारी निपटा लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे थ्रेड और डेडलॉक पर, यानी थ्रेड क्या होता है और डेडलॉक की कंडीशन क्या होती है। यह है आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का अगला और प्यारा टॉपिक। बात करेंगे इस टॉपिक को, नो डाउट। आज के लिए बस इतना ही। रेस्ट इन दी नेक्स्ट क्लास। अब कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ लो, है ना। थोड़ा समय दे देते हैं आपके डाउट्स पर, लेकिन धीरे धीरे पूछना, पूछो। कोई एसडीएलसी से क्वेश्चन आ रहा है उसको कमेंट में पूछ लेना, है ना। आउट ऑफ द बॉक्स है, अभिषेक समझ रहे होगे। इसी टॉपिक में अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछो पहले। बाकी अगर इस टॉपिक से हटके कोई कंफ्यूजन है तो उसको एक बार चैट में पूछ लो, है ना, वहां बता देंगे। इंटरप्ट क्या होता है बता चुके हैं, एक बार फिर से बता देते हैं। इंटरप्ट का मतलब, इंटरप्ट दो तरीके का होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, है ना। इंटरप्ट का मतलब होता है रुकावट, वो हार्डवेयर भी हो सकती है, वो सॉफ्टवेयर भी हो सकती है। जब कभी ऐसा मैसेज हमारे पास में आए कि आपको मोबाइल चार्ज पर लगाना है, 20% बैटरी रह गई है, वो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है। हार्डवेयर इंटरप्ट कब होगा? जब आपकी डिवाइस सॉफ्टवेयर को काम करना बंद कर देती है ना। जैसे आपके पास छोटा मोबाइल है, छोटा स्मार्टफोन है, और उसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस आपने इंस्टॉल कर ली, तो आप क्या होगा, आप क्लिक करते रह जाएंगे, आप उस पर टच करते रह जाएंगे, लेकिन आपकी जो एप्लीकेशंस हैं वो ओपन नहीं होंगी। यानी अब इस केस में जो इंटरप्ट आया, जो रुकावट आई, वो किससे आई? हार्डवेयर से। तो इसका मतलब अब आपको हार्डवेयर को अपडेट करना है, दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर अपडेट या हार्डवेयर इंटरप्ट, है ना। समझ गए होंगे। सर लॉन्ग टर्म शेड्यूलर और लोडर में क्या कोई डिफरेंस है? सुशील कुमार बेटा देखो, यहां पर लोडर काम नहीं करता, है ना। यहां लोडर और लिंकर जैसी चीजें नहीं होती। यहां पे शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, मीडियम टर्म शेड्यूलर, है ना, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, ऐसी ही चीजों का इस्तेमाल किया रहता है। सर डेडलॉक क्या होता है बेटा, भी पढ़ाएंगे, है ना। टॉपिक आपके सामने है, थ्रेड एंड डेडलॉक, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ऑक्टा कोर का मतलब होता है 8 कोर्स, है ना। आप इसको 8 प्रोसेसर या 8 सीपीयू, या सीपीयू के अंदर सीपीयू कितने, 8, ऐसा मान के सोच सकते हैं। दैट इज कॉल्ड ऑक्टा, और ऑक्टा का मतलब होता है दैट इज 8। ठीक। दीपक कुमार वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्शंस दो बेटा इसके लिए। सर प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में क्या डिफरेंस है? प्रिम्प्ट करना मतलब छीन लेना, और नॉन प्रिमिटिव का मतलब बिना छीने काम होना। तो छीन लेने का मतलब क्या है कि कोई भी प्रोसेस हमारा कहां पर गया, रैम में है, यानी पहले क्रिएट हुआ, फिर वो रैम में आया, रैम से वो सीपीयू में एग्जीक्यूट हो रहा था, लेकिन कोई हाई प्रायोरिटी वाला प्रोसेस आया और उसने सीपीयू में उसको क्या कर लिया, प्रिम्प्ट कर लिया, छीन कर लिया,
है ना, छीन लिया उसको कि नहीं नहीं तुम निकलो यहां से, मैं एग्जीक्यूट होऊंगा, मेरी प्रायोरिटी तुमसे ज्यादा है। तो क्या ये प्रिमिटिव का केस है? जी हाँ, है ना। जैसे अगर आप बड़े भाई हैं अपने घर में, तो आप क्या करते हैं, छोटे भाई को कुछ मिला तो आपने उससे छीन लिया, या छोटे भाई हैं तो आप क्या करते हैं, बड़े भाई का कुछ था तो आपने छीन लिया, है ना, या आपकी बहन का कुछ था तो आपने छीन लिया कि नहीं 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 ये तो मेरा है, ये तो मेरा है। तो ये क्या हो गया, प्रिम्प्ट हो गया, छीन लिया। और नॉन प्रिमिटिव का मतलब कि जो जिसके लिए आया वो उसी के लिए आया, है ना। आप बहुत ही सीधे शरीफ बच्चे थे अपने घर के, आपने कहा ठीक है जो हमें मिल गया मैं उसमें संतुष्ट हूं। यानी जो प्रोसेस है ना, वो कहां पर आया, सबसे पहले क्रिएट हुआ, क्रिएट से वो रैम में आया, रेडी स्टेट में, और रेडी स्टेट से वो रनिंग स्टेज में गया और टर्मिनेट हो गया, कोई छीना झपटी नहीं हुई। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो आया एग्जीक्यूट हुआ चला गया, फिर दूसरा प्रोसेस आया एग्जीक्यूट हुआ चला गया। समझ में आया? यस। सर सस्पेंड क्यों होता है ना, एक क्वेश्चन आया, सस्पेंड का मतलब क्या हुआ, व्हाट डू यू मीन बाय सस्पेंड? कि जो प्रोसेस है वो वापस से जहां से चालू हुआ, जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पर पहुंच गया। फॉर एग्जाम्पल, आप घर से निकले थे ट्रेन के लिए, फ्लाइट के लिए, लेकिन किसी भी रीजन की वजह से, वेटिंग होने की वजह से आपने अपना इरादा बदल दिया और फिर से आप घर पर आ गए। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड सस्पेंड। आपका जो प्लान था वो क्या हो गया, सस्पेंड हो गया, है ना। आपकी जो मेहनत थी वो क्या हो गई, सस्पेंड हो गई। और क्यों हुई, बिकॉज ऑफ लॉन्ग वेटिंग, है ना, क्योंकि वेटिंग ज्यादा बढ़ गई इसलिए आपने प्लान को क्या कर लिया, चेंज कर लिया। वेरी गुड। टिकट कंफर्म नहीं हुआ, कुछ भी कह सकते। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद द न्यू फर्दर टॉपिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज थ्रेड एंड डेडलॉक। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।